नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का माही संदेश सिनेमा संदेश के आज के इस विशेष एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा ये एपिसोड समर्पित है कहानी और कहानीकार को। जी हाँ, कहानी फिल्मों की आधारशिला होती है, फिल्मों की नींव होती है। अगर वो नींव मजबूत ना हो तो कोई फिल्म की इमारत ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। जितनी भी महान फिल्में अभी तक बनी है या हुई हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है उन फिल्मों की कहानियों का। जो कुछ फिल्में जो हमने रिव्यू की हैं इस कार्यक्रम में भी, जैसे कि आप जानते हैं गाइड, उमराव जान, या एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। हाल ही में जिस एक फिल्म है लिटिल वुमेन, जो एकेडमी अवार्ड्स के लिए नामांकित हुई थी, वो फिल्म 8वां संस्करण है 1868 में लिखे हुए एक नॉवेल का। इतने वर्ष पहले एक नॉवेल लिखा गया है जिसपे अभी तक 7 फिल्में बन चुकी है, और ये जो 7वीं बार फिल्म बनी थी, ये भी नामांकित हुई। 7वीं बार बनी फिल्म भी नामांकित हुई है ऑस्कर्स के लिए। तो ये कहानी की ताकत होती है। आज इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, राजस्थान के और भारत के जाने माने कथाकार हैं चरण सिंह पथिक जी। उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, अपने शब्द सामर्थ्य के बल पर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सभी लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, माई संदेश के संपादक रोहित कृष्ण नंदन, नवनीत कौर, स्वागत है आपका। तो चरण सिंह पथिक जी कथाकार हैं, और उनकी कहानी का कमाल है कि एक दिन उनकी 2 बहनें कहानी पढ़कर मशहूर निर्देशक विशाल भारद्वाज उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुंचे और पटाखा बनी उनकी लिखी हुई दूसरी एक कहानी कसाई की कसाई। इस पर बनी हुई फिल्म कल ही शिमारू पर रिलीज हुई है। फिर एक बहुत ही उम्दा कहानी है, एक सशक्त कहानी है। जरूर आप ये फिल्म देखिए और आप उनसे परिचय होगा आपका, उनकी कहानियों से आप जुड़ पाएंगे। माफ कीजिएगा, आप जुड़ पाएंगे उनकी कहानियों से। तो आज हम बात करेंगे साहित्य से अपना सफर शुरू कर सिनेमा तक का सफर तय करने वाले चरण सिंह पथिक जी से। थोड़ी ही देर में चरण सिंह पथिक जी हमसे जुड़ेंगे। उनसे इसके अलावा, इन 2 फिल्मों के अलावा किताबें हैं। पीपल के फूल बहुत ही मशहूर उनका संग्रह है। इसके अलावा 2 बहनें जो कहानी की किताब है जिस पर फिल्म बनी थी, उस पर जो किताब है वो उनकी अमेजन पर उपलब्ध है। और भी कई कहानियां आप इनकी पढ़ सकते हैं, नेट पर भी उपलब्ध है, और बाकी किताबें भी अमेजन पर उपलब्ध है, आप जहां लेकर पढ़ सकते हैं। राजस्थान के करौली जिले के रौसी गांव में, आज भी उसी गांव में रहते हैं चरण सिंह पथिक जी। वहीं पर अध्यापन कार्य के साथ साथ अपना लेखन कार्य भी करते हैं, और वहीं से वो अपना काम अभी भी कर रहे हैं। मुंबई तक की यात्रा करने के बाद भी वो पुनः लौट आए हैं अपने गांव में, और उनका यह लेखन का सफर जारी है। थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या बात जी, मैं चाह रही थी कि जो दस्तूर है परिचय का उससे शुरू करें। मैंने फिर भी, आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, मैंने संक्षिप्त परिचय आपका दिया है कार्यक्रम में। मैं माही संदेश के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि इसके माध्यम से हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। ममता जी का भी धन्यवाद। मैं राजस्थान के पूर्वी छोर पर रहता हूं, जिसका एक जिला है करौली, और करौली में एक गांव है रौसी। वहां मैं एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हूं, और बाकी का परिचय तो ये है कि कहानियां लिखता हूं, और 97-98 से कहानियां लिखता आ रहा हूं। मेरे 4 संग्रह हैं कहानियों के। कविता भी मैंने बहुत लिखी है 97 से पहले, और अभी कभी कभी जो कविताएं लिखी गई थी वो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति, इनमें प्रकाशित होती रही हैं। लेकिन 97 के बाद में मैंने कविताएं उस तरह से अखबार के लिए लिखना बंद कर दिया था। उसके बाद में कहानी मेरा वो मूल जो एक काम था, और उसी में 98 में मुझे बक्खड़ कहानी पर दैनिक नवज्योति का कथा सम्मान मिला। 2009 में राजस्थान पत्रिका का सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार मिला, और 2012 में राजस्थान अकादमी का रांगे राघव
पुरस्कार मिला था, पीपल के फूल मेरे एक कहानी संग्रह है उस पर। और अभी तक इस लेखन के अलावा कहानियां काफी चर्चित रही हैं। हिंदी की तमाम जो बड़ी बड़ी मैगजीन हैं मुख्यधारा की, उनमें समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं कहानियां सारी। और अभी 2020 में मेरा संग्रह राजकमल प्रकाशन से आया था, दो बहनें। दो बहनें से मैं इसलिए शुरुआत कर पा रहा हूँ कि दो बहनें कहानी पर विशाल भारद्वाज ने एक फिल्म बनाई थी, पटाखा, जो शायद आपने देखी होगी। मैंने देखी, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड है, बहुत तारीफ मिली है फिल्म को। हाँ, और इसके बाद में अब कल 23 अक्टूबर को हमारी एक और फिल्म कसाई सेमारू के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, जिसका मीता वशिष्ठ, रवि झांकल जी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म है। और एक राजस्थानी फिल्म आटा साटा, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम अब चल रहा है, वो भी शायद दीपावली के बाद में आपको देखने को मिलेगी। एक और फिल्म जिसमें यशपाल शर्मा ने काम किया था, मूसो, जो जॉन स्टेनवाइक के एक मशहूर उपन्यास है ऑफ माइस इन मैन, उस पर आधारित है, और उसमें मैंने डायलॉग लिखे हैं। कसाई और मूसो रौसी में शूट हुई थी, और पटाखा, हाँ, दोनों फिल्में मेरे गांव में शूट हुई थी। पटाखा का शूट माउंट आबू हुआ था, लेकिन उनकी वर्कशॉप दोनों अभिनेत्रियों की रौसी में हुई थी। तो दोस्तों, ये एक मेरा जिसको आप परिचय कह लीजिए या वो काम कह लीजिए, आप को उस तरह से मैं बता पा रहा हूँ। जी ममता जी। शुक्रिया। क्योंकि हमारा सिनेमा का कार्यक्रम है, हम सिनेमा से शुरू करते हैं। जी। आपने भी बचपन में सिनेमा देखा, शुरू कर रही हूँ पता चला है कि आप NSD जाना, फिल्मों का शौक था बचपन से आपको? हाँ, फिल्मों का शौक तो बचपन से ही था। मैं तो फर्स्ट ईयर में जब श्री महारानी जया कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था मैथ साइंस से, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ साइंस, तो भरतपुर के चारों टॉकीजों में जो भी फिल्म लगती थी हम देखते रहते थे, और लगातार 2 बार फेल हुआ मैं वहां पर। और फिल्मों का बहुत जबरदस्त शौक था, कोई फिल्म छोड़ते नहीं थे, और लगातार 2 बार फेल होने के कारण, क्योंकि शादी भी बचपन में हो गई थी, तो घर वालों ने एक तरह से ये समझ लिया था कि भाई मैं पढ़ सकता नहीं हूँ, मतलब। लेकिन मेरी रुचि थी मैं पढ़ूं, और मैंने अपना बड़े भाई के साथ फिर मैं भवानी मंडी चला गया। वहां मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, लिटरेचर, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और वहां रहकर मैंने NSD में ट्राई किया था, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद में, और पुनः फिल्म इंस्टीट्यूट भी ट्राई किया था। लेकिन दोनों जगह मेरे फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो चुके थे कि मैं उस वक्त स्नातक कर रहा था और स्नातक हुआ नहीं था मेरा। तो एक जो निराशा होती है अंदर से, वो एक चीज होती है, और मैं करना ही ये चाहता था। कभी सरकारी नौकरी का मेरे अंदर ये ख्याल नहीं था कि मैंने कहा हम अलग हटके काम करेंगे दुनिया से, जो एक रूटीन वर्क नहीं करेंगे। अपनी इच्छाएं, कल्पना शक्ति है, ऐसी कल्पनाएं करते थे भैया हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन मैं मिलिट्री में भी गया, जहाँ पर मेरा सिलेक्शन एजुकेशन हवलदार में हो चुका था, लेकिन मैं इतना भी जानकारी नहीं है जी, हमें नहीं पता था। हाँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मैं 1-2 दिन बाद जाने वाले थे हम, हमारा जो रेलवे वारंट है वो मिलने वाला था, लेकिन मैं इतना बीमार हुआ कि 2 महीने तक बिस्तर से उठा ही नहीं। तो वो नौकरी भी हाथ से निकल चुकी थी। उसी दौरान कुछ मैं आपको ये बता दूं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, जैसे कादम्बनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, ये चीजें मैं पढ़ता रहता था। और उसी भवानी मंडी के दौरान ही मैंने एक अपना लुगदी साहित्य जैसा एक उपन्यास, जो गुलशन नंदा जैसा हो या इस तरह का हो, वैश्या की औलाद, तो उसके वो 2 रजिस्टर भर के लिखा था मैंने, और मैंने छपवाने की बहुत कोशिश की, जितना हम जानते थे उस वक्त के हिसाब से। उस वक्त हम साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में इस तरह से नहीं जानते थे कि लिटरेचर, हम उसी को समझते थे कि यार अगर छपके ये उपन्यास आ गया तो अपन का उपन्यास भी धूम मचा देगा, हर रेलवे स्टॉल पर मिलेगा, ये ख्वाहिश थी उस वक्त। जी हाँ, लेकिन कुछ आपके पसंदीदा अभिनेत्री जमाने के? नहीं, हम तो वो उस वक्त जो एक
जमाना था अमिताभ बच्चन का। जी वो बिल्कुल। वो बहुत घनघोर जमाना था, उनकी लगातार हिट फिल्में आ रही थी एक के बाद एक। तो लेकिन वो गलतफहमी तो हमारे जैसे युवाओं को उस काल में सबको ही रहती है, मेरे मेरे को नहीं, मतलब एक एज होती है टीन एज से लेके और करीब 30 साल 35 साल, 30 साल तक तो आदमी को ये रहता है कि अगर हम चले जाते, अगर हम क्रिकेटर बनते तो हम रनों के मार लगा देते, या हम जी पर्दे पे आ जाते बिल्कुल, तो सब पर्दा ही फाड़ सपने देते। सभी देखते हैं, वो सपने देखने की हाँ, उम्र होती है। हाँ, वो एक ऐसी उम्र होती है कि हर लड़का बहुत सारे सपने अपनी आंखों में पाले हुए होता है। मैंने जी। भी 16 साल अपने गांव में क्रिकेट खेली है, ऐसी नहीं है मैं, और 16 साल लगातार क्रिकेट अच्छा, खेलना। आपको और क्रिकेट भी देखते हैं आप? जी। हाँ, मैंने कहा फिल्म में नहीं जाएंगे तो क्रिकेटर बन जाएंगे, लेकिन जी हम जी जी। बने कुछ भी नहीं। और एक स्कूल में नहीं नहीं सर, आप बहुत बड़ा नाम है कहानियों के क्षेत्र में आज। हाँ, लेकिन अब ये क्या, रोजी रोटी, शादी जल्दी हो गई थी बचपन में, तो कुछ न कुछ पेट के लिए करना था, तो टीचर हो गए, टीचर से रोजी रोटी चलने लगी, तो ये तसल्ली जी हो गई कि भाई बेरोजगार नहीं रहेंगे। उसके जी जी। बाद मुझे लिखने का जो शौक था, तो कविताओं से शुरू किया मैंने, बहुत रात रात तक तुकबंदियां करते थे, फिर अखबारों में भेजते थे, लगातार एक रजिस्टर बना लिया, ये रचना वहां, ये रचना वहां। और जी जी। एक 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 दिन में 10 10 20 20 15 15 लिफाफे पोस्ट किया करता था, एक पूरी रात जगता एक था दिन में मतलब। 10-15 लिफाफे, बिल्कुल जो नए लेखक हैं, जो आज आज हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म है, हाँ, 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 आप हाँ, अब अभी एक तो। दिन में 15 लिफाफे भेजते थे। हाँ, और वो 15 लिफाफे एक महीना बाद वापस आते थे, तो वो जो कुंठा होती थी ना असफलता की, वो बहुत तोड़ देती थी आदमी को, मतलब कहीं छप ही नहीं रहे, संपादकों जी को ये बिल्कुल। करते थे ये, हाँ, कि ये पक्षपात करते हैं, जानकारों की रचनाएं छापते होंगे, लेकिन 89 में मेरी पहली कविता राजस्थान पत्रिका में छपी, तो राजस्थान जी पत्रिका में छपी, तो वो एक बड़े राज्य स्तर के अखबार में छपी, तो बहुत खुशी हुई। 50 रुपए का मनी ऑर्डर मिला, आप यकीन नहीं करोगी, 50 रुपए का मनी ऑर्डर इतनी खुशी दे गया। और उसमें उस वक्त राजस्थान पत्रिका में पूरा पता छपता था, गांव सहित। अच्छा। तो जी, तो बहुत और फिर बड़ी मैं बात होगी, आपको गांव का नाम अखबार में देख के आपको जरूर खुशी हुई होगी। हाँ, और हम इतने ज्यादा खुश हुए कि 50 रुपए भी एक पारिश्रमिक भी मिलता है, ये पहली बार जाना कि अखबारों में छपने से पारिश्रमिक भी एक चीज होती है, और वो जी मिलता है। जी। इसके बाद में मैं लगातार राजस्थान पत्रिका में छपता रहा, फिर दैनिक नवज्योति में छपता रहा, और ये सिलसिला 97 तक चला, मतलब कंटिन्यू। फिर मैं तो बाल कविताएं बहुत लिखी मैंने, बाल हंस, बाल भारती, बाल जी वाटिका, इनमें मेरी बाल कविताएं भी बहुत छपी, बाल लोक कथाएं भी बहुत छपी। मैं तो, और मैं मुझे फिर यही काम, मैंने कहा अब ये काम ही करना अपन को एक, लेकिन मैं उस तरह का लेखन कर नहीं पा रहा था जिस तरह का लेखन होना चाहिए। अच्छा, आपको इस चीज का एहसास आपको लग रहा हाँ, था कि क्योंकि मैं उस वक्त भी हंस पढ़ता था और सारिका पढ़ता था, दोनों बराबर पढ़ता था। जो हंस से एक राजेंद्र यादव निकालते थे, हमारे हिंदी के जी जी। बहुत बड़े। जानी और मानी पत्रिका है। हाँ, और उस वक्त सारिका निकलती थी तो वो पढ़ता था, धर्म और साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ता था, और बहुत अच्छी निकलती थी वो, बहुत स्तरीय है। तो वहाँ बहुत ख्वाहिश थी कि इनमें हम छपे, किस तरह से छप सकते हैं, क्या लिखें जो हम छप जाएं उनमें। जी। और ये पकड़ जानने लिखी के, फिर आपने? हाँ, पकड़ लिखी फिर आपने? हाँ, फिर मैंने एक रजिस्टर उठाया, और हमारे एक नवज्योति के संपादक हुआ करते थे उस वक्त, यशवंत व्यास। जी यशवंत व्यास ने कहा कि आप ये कविता वविता छोड़ के और कहानियां लिखना शुरू करो। और मैंने जी पहली बार वो कहानी लिखी थी 98 में, बक्खड़। और बक्खड़ नवज्योति की जो कथा प्रतियोगिता थी, उसमें 450 कहानियां आई थी पूरी राजस्थान से, और जी। उसके निर्णायक थे राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन जी, अरुण प्रकाश जी, और उसको पहला पुरस्कार मिला था बक्खड़ को। तब जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, पढ़ी मैंने। हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए थी कि उसके जो निर्णायक है ना, वो निर्णायक बहुत बड़े कथाकार थे, हिंदुस्तान के बहुत नामचीन लेखक थे, लोग थे, जिन्होंने उस जी कहानी को चुना चुना और ये मेरे लिए एक प्रस्थान बिंदु था अपने लेखन का, जहां से मैं कहानियों के क्षेत्र में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वहां से फिर पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं है। तो मैं उस वक्त हंस में, पहल में,
या समकालीन भारतीय साहित्य में, ऐसी तमाम जो उस वक्त हिंदी की मैगजीन निकला करती थी, सब में बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी जल्दी छप रहा था, मतलब वर्तमान साहित्य सब में। जी, तो लेकिन एक ये मैंने मेरी सुना ये बखर जब लिखी थी, आप जब पहली बार सुनाई थी आपने भेजी नहीं थी नहीं, मैंने उस जयपुर में प्रतियोगिता अपने जो हाँ, जयपुर में अपने साथी रहते थे, राजाराम बहादुर जी और हिमांशु पंड्या, प्रभात जो आज अच्छा कवि है प्रभात, और शिव कुमार गांधी, देवयानी भी रहती थी, देवयानी भारद्वाज, ये हमारे सब दोस्त थे। तो मैंने ये कहानी पहली बार वहां सुनाई थी, मतलब बक्खड़, तो उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि इसको हंस में भेजना चाहिए, किसी ने कहा पहल में भेजना चाहिए, लेकिन उसी दौरान ये प्रतियोगिता का विज्ञापन निकला और हमने फिर वहाँ नवज्योति कथा प्रतियोगिता थी, उसमें इसको भेजा और वहाँ प्रथम पुरस्कार मिला। और इसके बाद में मैं हंस में भी छपा, पहल में भी छपा, और बाकी जो अन्य पत्र पत्रिकाएं, वहाँ एक सिलसिला शुरू हो चुका था। और 2005 में मेरा पहला संग्रह आया था, बात ये नहीं है। जी, अच्छा, लंबा सिलसिला चला। बखर के बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, मुझे मेरी किस्मत ये अच्छी रही कि मुझे उन लोगों का साथ मिला। हालांकि मैं गांव से कहीं जाता नहीं था, पहली बार दिल्ली 2006 में गया था मैं जिंदगी में, और बाकी तो जयपुर जाते रहते थे। जयपुर की कोई खास बात नहीं थी कि वो अपना जी, नगर था, अपना शहर था, गांव से ज्यादा दूर नहीं था, 150 किलोमीटर था, तो वहाँ चले जाते थे। लेकिन मुझे जो बड़े साहित्यकार है, जैसे सोम प्रकाश जी, अरुण प्रकाश जी, और ज्ञान रंजन जी, राजेंद्र यादव जी, ऐसे अरुण प्रकाश जी, इन लोगों का बहुत सहयोग मिला, बहुत स्नेह मिला, और उनके हौसला अफजाई से ही मैं कभी पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं कि भाई, और आलोचना आलोचक क्या कहेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने तरीके से लिखा, अपनी भाषा ईजाद की, और जी, जी, अपने बिल्कुल गांव, लिखना और उस जमीन दौरान गांव में, का हाँ, जमीन से जुड़े। पटाखा तक विशाल भारद्वाज तक आपकी कहानी कैसे पहुंची? ये विशाल जी तक तो ये जो कहानी दो बहनें 2006 2006 में समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक थे अरुण प्रकाश जी। तो अरुण प्रकाश जी ने संपादक हुए थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, भाई एक कहानी आपकी, मैं संपादक हो गया हूँ, उसका एक कहानी हमको भी भेज दीजिए। तब ये कहानी जी, दो बहनें मेरे पास में थी, मैंने वहां भेजी और उन्होंने छापी कहानी। और उस कहानी की उस वक्त 2006 में बहुत चर्चा हुई थी, बहुत सारे लेटर आए थे मतलब उस कहानी के। और अच्छा, वो कहानी 2011 में विशाल भारद्वाज जी ने पढ़ी थी, 2011 में पढ़ी उन्होंने वो उस मैगजीन में वो कहानी। अच्छा, तब 2006 उनके में ऑफिस छपी, 2011 में पड़ी। 2006 में छपी और 2011 में उनको पढ़ने को वो कहीं से उपलब्ध हो पाई थी। वो पढ़ते रहते थे, विशाल जी क्या लिटरेचर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो हर जी, मैगजीन, हर नई किताबें, हर नई मैगजीन या अच्छे लिटरेचर के बहुत जबरदस्त पाठक हैं। तब उनका एक फोन आया था उनके ऑफिस से, भाई ये कहानी हमको बहुत अच्छी लगी, और बातें हुई हमारे उनके बीच में। मैंने उनको दो किताबें तब तक मेरी आ चुकी थी 2011 में, पीपल के फूल और बात ये नहीं है, जी, जी, तो मैंने उनको भेजी। और फिर 2012 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तलवार जी के अच्छा, साथ दो में मेरी उनसे हाँ, 2012 में मैं स्टोरी टेलिंग में था, मुझे कहानी पढ़नी थी जेएलएफ में। तब मैं और तलवार जी उनसे मिलने डिग्गी पैलेस के ऊपर गए थे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब हमारी मुलाकात हुई थी। और जी, उस मुलाकात का तो एक लंबा किस्सा बहुत है। वो जितने खुश हुए, जितने प्रसन्न हुए, मुझे लगा कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं। मेरी गुलजार जी से भी उसी दौरान मुलाकात हुई थी हाँ जी, वो 2012 में किस जयपुर। कहानी आपको जरूर बताइए। आपने जो कहानी फेरनी वाला जो कहानी हाँ, पढ़ी मैंने थी, वो किस जरूर आप मेरा मुझे साझा करिए। मैं कहा स्टोरी टेलिंग में मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जो हमारे वरिष्ठ कहानीकार हैं जयपुर की, वो थे, दीप्ति नवल थी, और एक कोई राजदूत थे किसी विदेश में, लेकिन वो थे हिंदुस्तान के ही।
जी नवतेज सरना, शायद मेरा को ध्यान आ रहा उनका। तो मेरा नंबर लास्ट में था सबसे, जब तीनों पढ़ चुके तब मैंने वो कहानी पढ़ी। सामने गुलजार जी बैठे हुए थे और जी जी कहानी थी फिरने वालियां। तो मैंने जब कहानी खत्म की तो गुलजार जी ने मेरे को अपने गले से लगा लिया और वो इतने खुश हुए कि यार मैंने पहली बार इतनी शानदार कहानी सुनी है किसी के मुंह से, बहुत ही शानदार। और उन्होंने कहा ये किताब तो मुझे देके जानी पड़ेगी आपको। तो पीपल के जी फूल जी संग्रह में वो कहानी थी। जी मैंने वो उनको दी, उन्होंने कहा नहीं अपने ऑटोग्राफ करके दीजिए किताब को। और वो मेरे लिए बहुत खुशी का एक अपना क्षण आता है किसी की जिंदगी में। तो मेरे लिए तो जी जी गर्व की बात थी कि गुलजार जी जैसे, चूंकि वो बहुत मंजे हुए गीतकार रहे हैं, फिल्मकार रहे हैं, गजलकार रहे हैं और लिटरेचर से उनका गहरा वास्ता रहा है। एक ऐसा आदमी जो खुद पर्दे पे कहानियां कहता हो और वो मेरी कहानी को सराहे, तो ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात थी। ये बहुत बड़ी और बात है, और वो पहचानते भी हैं गुलजार जी। उतने ही साल हाँ तो हाँ, अगर कोई काम हो जरूर उसे पहचानते हैं। तो फिर एक घंटे बाद जब विशाल जी का सेशन था तो तलवार जी का विशाल जी भी आए, तो हम डिग्गी पैलेस के ऊपर विशाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हम वहां गए जी दोनों, मतलब वहां जबरदस्त भीड़ थी मीडिया वालों की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो मेरे को मौका लगा तो मैंने अपना परिचय दिया, मतलब एक सेकंड, कुछ 10-20 सेकंड के अंतराल में मुझे कहना था, अपनी बात कहनी थी कि सर मैं आई एम चंद्र सिंह पथिक। तो उन्होंने कहा अरे यार मैं तो आपको ढूंढ रहा हूँ, है ना। ओ अब बहुत मेरा भाई मिल बढ़िया। गया, हाँ अब मेरा प्रेमचंद मिल गया। अब वो उन्होंने अपने बहुत स्नेह से कहा, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की और मेरी उंगलियों में उंगलियां डाल के फिर वो डिग्गी पैलेस के बाहर तक लेके आए मेरे को जी कि मुझे बहुत अच्छी कहानियां लग रही हैं आपकी यार, कमाल लिखते हो। और मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, पहले गुलजार जी ने तारीफ की, फिर विशाल जी ने तारीफ की। और जी मुझे लग रहा था कि एक सपना जो सच होने जा रहा है। कभी हम फिल्मी दुनिया का ख्वाब देखते थे और हाँ आज ये जी, हो सकता है। हाँ, आज मैं उनसे मुंबई मिल पा रहा हूँ ऐसे। जाना ही आपके, उसका फ्लाइट टिकट आपके पास एक दिन पहुंचा उस मुलाकात के बाद। हाँ, मुलाकात के बाद उन्होंने कहा अपन साथ काम करेंगे। और वो 2000 की बात जी थी जो कह के गए थे, और 2017 मार्च में उन्होंने मेरे को फ्लाइट के टिकट भेजे कि आप मुंबई आ जाइए, हम आपको आने और जाने के टिकट भेज पा रहे हैं। तो जी मैं 2017 में वहाँ गया था मुंबई उनके साथ 3 दिन। पहली बार हवाई जहाज से गया था, पहली बार हवाई जहाज में बैठा, पहली बार मुंबई गया, तो बहुत जी ज्यादा दुख दुखी भी थी। लेकिन उनके साथ काम करके लगा बहुत अच्छे एक इंसान के साथ काम करते हुए आदमी के अंदर का जो डर होता है कि पहली बार मैं इस लाइन में एंटर कर पा रहा हूँ, और वो जी भी वो विशाल निकल जी। जाता है। हाँ, और ये मेरे लिए एक डर की बात थी, लेकिन विशाल जी से जैसे मेरा उनका अपनापन देखा तो मेरे अंदर से वो झिझक और वो डर बिल्कुल गायब हो चुका था। मैंने 3 दिन उनके साथ में कहानी पे काम किया कि कहानी को किस तरह से सिनेमा के रूप में ढाला जा सकता है। अच्छा लग रहा है कथा को पटकथा, तो आपको क्या हाँ लेखन में, लिखने में आपको, जब आपने हाँ, उस कहानी को फिल्मी पटकथा में बदला तो। मेरे समस्या ये थी कि वो 6-7 पृष्ठ की कहानी को मुझे बढ़ाना था उन जो बिंदु तय किए गए थे उस बिंदु के अकॉर्डिंग। और मैंने घर आके एक एक महीने के अंतराल में, या 20 दिए तो 22 दिन थे, लेकिन एक लगभग एक महीना निकल गया था। मतलब मैंने उस पर 117 या 116 पृष्ठ के अपने जो रजिस्टर होते हैं उसमें लिखा, जी मतलब। और उसको एक जो अपन नोबिला कहते हैं उपन्यास का 100 पृष्ठ हाँ के हाँ लगभग, वो उसको बढ़ा के लिखा। फिर उस पे बाकायदा विशाल जी ने स्क्रीन प्ले लिखा, स्क्रीन, और वो मेरे को भेजा उन्होंने, भाई ये स्क्रीन पे देख लीजिए। और पटाखा का नाम पटाखा नहीं था, पहले वो था छुरियां। जी शुक्रिया। छुरियां जो चाकू चाकू छुरियां का छुरियां जी होती है चाकू वो था। छुरिया वो फिर तेज उन्होंने, थी दोनों बहनें उस वजह से, जी हाँ। हाँ दोनों थे, उनकी जुबान छुरी जैसी जुबान थी तो छुरियां मतलब उन्होंने उसका रखा था।
फिर उन्होंने बाद जी। में कहा कि दोनों जब भी वो बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई धमाका कर रही है पटाखे, तो उन्होंने पटाखा रखा अपना शीर्षक बदल के। और फिर मुझे दोबारा उन्होंने मुंबई बुलाया और 3 दिन फिर स्क्रिप्ट पे, डायलॉगों पे, भाषा पे और काम किया। और फिर तीसरे दिन सेशन रीडिंग जो होता है कलाकारों के साथ में, जी। स्क्रिप्ट पढ़ना, अपने अपने रोल के हिसाब से वो पढ़ रहे थे। तो इसके बाद में मैं वहां से गांव आया और वहां से सीधा पूना चला गया। पूना कोई काम था मेरा, और जी। जी। पुणे से फिर मैं दिल्ली होता हुआ जब गांव आया तो ये विशाल जी कुछ दिन बाद गांव आए कि यार मैं गांव आ रहा हूँ। तो मुझे बड़ा ताज हुआ, सर मैं आप मैं ही आ जाता हूँ मुंबई। नहीं नहीं, मुझे गांव आना पड़ेगा। तो वो विशाल जी, रेखा जी, 8-10 लोग, जी। उनकी पूरी टीम, अपनी पूरी टीम के कैमरामैन साथ सब, वो गाँव आए थे। जी। हाँ गांव में उन्होंने लोकेशन गलियों में घूम घूम के देखी। फिर हिंडौन मतलब हमारे से 20-25 किलोमीटर हमारे बड़े भाई ससुराल में, वहां उन्होंने लोकेशन देखी। और ये तय हो चुका था कि फिल्म यही फरवरी में शूट होगी, रौसी अच्छा, में ही। वही। लेकिन हाँ, लेकिन कास्टिंग वास्टिंग जो और भी जो तैयारी करनी होती है फिल्म का, जो एक सिस्टम होता है उसके हिसाब से सारे कलाकारों की डेट कब किसी की मिल रही है, किसी की देर साथ ही वो पूरा शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल हाँ बनते देर हो हाँ, तो बनते बनते वो देर हो चुकी थी और मई आ चुकी थी। तो मई में शूट हो नहीं सकता अपने राजस्थान में, आप जानते हैं इतनी गर्मी पड़ती है। आप जयपुर में या इधर राजस्थान में कहीं नहीं कर सकते सिवा माउंट आबू को। लेकिन उस बहुत बीच में उन्होंने राधिका मदान और सानिया मल्होत्रा को यहाँ भेजा और यहाँ उनकी वर्कशॉप हुई 7 दिन की, अप्रैल में। अच्छा, उतनी गर्मी में वो अप्रैल वहां में रही उतनी गाँव में। गर्मी में वो वहां रही। उनकी वर्कशॉप 7 दिन की वर्कशॉप यहाँ हुई थी रांची में, अप्रैल में। महीना था अप्रैल का, और वो सुबह 5 बजे से 11 बजे तक उनका शेड्यूल तय था। और 1 सप्ताह उनकी यहाँ ट्रेनिंग हुई थी। सारी चीजें जो घर का काम करती हैं औरत कैसे करती हैं, गाँव में कैसे रहती हैं, कैसे बोलती हैं, उनका चलने का स्टाइल क्या होता है, कुएं से कैसे पानी खींचा जाता है, कंडे कैसे थापे जाते हैं, भैंसों का काम कैसे किया जाता है, छाछ कैसे बुलोई जाती है, चूल्हे पे रोटियां किस तरह की जाती हैं, और सारा तमाम जो एक ग्रामीण औरत कर सकती है काम, वो काम उन्होंने वहाँ 7 दिन सीखा। भाषा पे काम जी, किया। बहुत बढ़िया। जी। हाँ, और नजर तब भी जाके आता है माउंट उनकी आबू अभिनय शूट में शुरू बहुत सारी हुआ मेहनत। मतलब। हाँ, वो उनके जो डांस स्टेप, वो जो डांस यहाँ रात को डांस भी होता था लगातार, मतलब शाम को, मतलब जी। हमारे घर पे ही। और रात को 10-11 बजे वो श्री महावीर जी चली जाती थी, जो 10 किलोमीटर दूर था होटल में। जी। सुबह जी। 5 बजे आ जाती थी, रात को 11 बजे चली जाती थी। ये पटाखा का एक किस्सा है। और माउंट आबू शूट हुआ था तो मैं क्लाइमैक्स पे गया था, मैं अपनी पत्नी के साथ में। तो वहाँ अच्छा, शूटिंग के वहाँ पे बाद। जी। हाँ, जब शूट का क्लाइमैक्स चल रहा था तो मैं 3 दिन रह के आए थे। अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला पटाखा को। बहुत ही अच्छा आपकी रिस्पॉन्स जो मिला पटाखा को। आपकी जो कहानियां हैं वो बिल्कुल जो उसमें कहानियां हैं महिला वो किरदार है, बिल्कुल बहुत जो अच्छा उसमें महिला किरदार। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बक्खर में जो ममता माँ जी का कभी, किरदार है, हाँ, बक्खड़ या में जो माँ का किरदार है वो या कभी दो कभी आपकी बहनों आवाज की जो कट दो जाती बहनें। है। हाँ ममता जी, कभी कभी आपकी आवाज कंटिन्यू मतलब बीच में ब्रेक हो जाती है कभी कभी आपकी आवाज। जी, मैं कोशिश करती जी, हूँ मैं ठीक कोशिश करने की। करती हूँ ठीक करने की। हाँ, अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। अब आप बोल रहे हो तो ठीक आ रही है। हाँ, अब बताएं अभी आप। ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक है। मैं कह रही थी, बहुत मैंने बखड़ में भी पढ़ा, मैं बखड़ बखड़ में भी की कुछ पढ़ा, मैं लाइनें पढ़ना बखड़ लाइनें पढ़ना हाँ मैं हाँ हाँ। कैसे बड़ा हो रहा मैं कैसे और बड़ा हो रहा तमाम विपदाओं के और बीच तमाम माँ विपदाओं कैसे के मुझे बीच पाल रही थी, माँ ये कैसे माँ मुझे का पाल जीवन रही था। थी, माँ का जी। पटाखा के जो दोनों किरदार हैं, और हाल पटाखा ही के में जो जो दोनों कसाई, किरदार हैं और हाल उसमें भी के साथ माँ का किरदार बहुत सशक्त है, माँ पूरी का किरदार कहानी बहुत सशक्त उस है, किरदार के कहानी आसपास घूमती हाँ है। हाँ किरदार के आसपास। तो इतने पावरफुल, इतने हाँ, सशक्त महिला किरदार आपने लिखे हैं।
गांव में है इस तरह के किरदार हैं हमारे आसपास, या क्या असलियत क्या है? देखो ममता जी, बिना किरदार के तो कहानी बनती नहीं है। जी मतलब एक किरदार गढ़ने के लिए मतलब आपको ये करना होता है कि उस किरदार में 10-20 किरदार मिलाए जाते हैं, मतलब जो जी सिमिलर होते हैं उस जैसे होते हैं। मतलब वो एक जी ही महिला की कहानी बखर पे जो उसकी माँ की कहानी है, लेकिन जब कहानीकार उस किरदार पे काम करता है तो सिमिलर उसके दिमाग में और उस जैसी कई महिलाएं होती हैं, चाहे भले उस गांव की हो चाहे अलग गांव की हो, जो उसके अनुभव में जीवन के, मतलब, और वो एक मिला के एक कहानी एक किरदार में के रूप में ला के उसको गढ़ता है। तो आप देखो जी जितनी भी कहानियां हैं उनमें वो महिला, मेरी हर कहानी का महिला जो करेक्टर वो बहुत सशक्त होगा, फाइट मतलब फाइटर होगा, वो जी हाँ, फाइट बिल्कुल। करेगी, मतलब। बहुत अच्छे लगे मुझे सभी किरदार जो मैंने पढ़ी या देखी। पटाखा भी देखी मैंने। वो दोनों बहनें अपनी हाँ पढ़ाई और करती हैं, पूरी जीवन में जो करना चाहती हैं हाँ वो करती हैं दोनों बहनें। तो हाँ और गांव में ऐसे किरदार होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है नहीं होते किरदार, आपको गांव जी में होते हैं, महानगर में भी होते हैं, लेकिन उनको कुछ चीजें हैं। आप जो किसी का जब करेक्टर गढ़ने बैठते हैं तो एक करेक्टर मान लो कुछ चीजें हैं तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करनी पड़ती है, और उनका जो जी संघर्ष है मूलतः उनके अंदर वो संघर्ष छिपा रहता है, मतलब। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गांव में अभी इतनी सशक्त महिलाएं रहती हैं, चाहे उनका आप कह लीजिए कि अब तो बहुत शिक्षा का प्रचार प्रसार है, लेकिन उस वक्त इतना प्रचार प्रसार नहीं था, मतलब एजुकेशन का। इसके जी बावजूद भी वे इंटरनल घर के जो निर्णय होते हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब बहुत बाहर बड़ी मतलब चार भूमिका दीवारी को, निभाती है। जी बिल्कुल। हाँ, और अब थोड़ा सा ये है कि भले ही वो चार दीवारी के बाहर कम अपनी चीजें कह पाती हैं, लेकिन घर के अंदर, घर की चार दीवारी में सिर्फ उन्हीं का राज होता है। जी बहुत बिल्कुल, बड़ी बहुत अच्छी महत्वपूर्णता बात होती कही है। आपने। जी अनुष्का शर्मा जी, सवी शर्मा जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप सभी जो जुड़ते जा रहे हैं, आप भी कोई सवाल पूछ सकते हैं चरण सिंह पथिक जी से। राजनीति की तरफ मुड़ते हैं पथिक जी। अ, हाँ ये जो पंचायत चुनाव और इससे राजनीति बहुत अंदर तक घर कर गई है गांव में। शुरुआत की गई थी विकास, विकास होगा गांव का, लेकिन स्थिति आज कुछ विपरीत है। अब खानों में भी जो में नजर आती है गांव की राजनीति। आप क्या, अब राजनीति तो ममता जी, आप कसाई जो अभी पूरे आई है, देश की, कसाई की भी पूरी राजनीति का परिदृश्य है शायद। हाँ वो पूरा राजनीतिक परिदृश्य, और गांव में राजनीतिक दांवपेच बहुत पहले से बहुत तरह तरह से खेले जाते रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि राजनीति महानगरों में ही राजनीति की जाती है, और महानगर में तो बल्कि मैं कहता हूँ कि जो दांवपेच गांव में खेले जाते थे वो जी दांवपेच हम जब हम देखते हैं गांव में तो यार ये तो यहाँ खेले जा रहे हैं सेंटर में, तो अभी जब खेले जाते हैं तो हमको लगता है ये तो बहुत पहले हम खेल चुके हैं, मतलब। क्योंकि मैं भी एक जी में राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, गांव भले ही, हाँ जी, और मुझे गांव का पता हर चला आपका आदमी, परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो और गांव का हर आदमी चाहे वो किसी नौकरी कर रहा हो, गांव चूंकि अब बदल रहे हैं, और गांव में जो राजनीति होती है अब तो हालत ये हो चुकी है कि गांव का जो भाईचारा है, गांव में जो जी सामंजस्य था, भाईचारा था, आपस में मेल मिलाप था, वो बैठकें थी, वो चौपाल थी, वो सारी चीजें कुछ तो विज्ञान के जो विकास हुए हैं, मतलब विकास के आप कह लीजिए कि अब गैसें आ गई, अब लोगों के पास हीटर आ गया, अब लोगों के पास और चीज आ गई, तो अलाव जलने बंद हो गए, या लेकिन जी उनको इसके इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के चुनावों ने गांव के भाईचारे को दीमक की तरह चट कर दिया। जी, मतलब मतलब सबसे फर्क बड़ा पड़ा है है। वो राजनीति जो विकास के लिए आई थी उसने कहीं ना कहीं बांट दिया है लोगों को, और बहुत बहुत गहरे बुरी तक तरह, बांट दिया है शायद। बहुत गहरे तक पीढ़ियां तक लोग बढ़ चुके होते हैं, और जो जी संयुक्त परिवार है उनको तो तोड़ा ही राजनीति ने, मतलब। जो संयुक्त परिवार एक ताकत होती थी, एक सामंजस्य होता था, एक भाईचारा से, मान लो दो से आदमी आपके घर में होता है। आजकल ये है ममता जी कि हर आदमी जो बेरोजगार लड़का है और वो जी ग्रेजुएशन कर चुका है, वो रोजगार की जद्दोजहद, सबसे पहले उसका मुख्य लक्ष्य तो रोजगार ही होता है, लेकिन नहीं मिलता है तो वो कुर्ता धोती पहन के या कुर्ता पजामा सिला के गांव में समझता है कि यार अगला सरपंच तो मुझे ही हो जाना चाहिए।
और जी ये हाँ, वो इतनी राजनीति का रास्ता चुन लेते हैं, वहीं की तरफ हाँ चल पड़ते हैं। हाँ, और वो बहुत खराब तरह से होती है। अब गांव में वो सारे तत्व घुस चुके हैं, वो सारी बुराइयां घुस चुकी हैं राजनीति पॉलिटिक्स के। में। जी हाँ, जो राजनीति के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं वो सारे गांव वाले अपनाते जी। हैं। विनीता पंडित मेहता, तो स्वागत है आपका। तो आपने अपनी कहानियों में भी ये चीज दर्शाई है। अगले सवाल की तरफ हाँ चलूंगी, महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ हाँ, हाँ बताइए। हाँ हाँ जी, आप बताएं, पूछें। प्रादेशिक सिनेमा। जयपुर में मुझे 4 साल रहने का मौका मिला, राजस्थान में 2 साल मैं जैसलमेर रही हूँ और हाँ 2 साल हाँ हाँ जयपुर। संस्कृति से सराबोर मिट्टी है, हम्म, लेकिन फिल्म में या जिसमें प्रादेशिक सिनेमा, जितनी फिल्में राजस्थानी भाषा में बन रही थी, चलनी चाहिए थी, वो नहीं बन रही हैं या नहीं आगे आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? जैसे कि मराठी सिनेमा है, पंजाब में अब भी मैं पंजाबी सिनेमा है, पंजाब बहुत फिल्में बनती हैं। हाँ हाँ हाँ, आप अगर उनके वर्क्स राजस्थानी सिनेमा पे आप चूंकि आप रह रही हैं, आप देख लीं खूब। सबसे बड़ी बात तो है कि राजस्थान वाले अपने एक जो खोल होता है, मतलब एक जैसे कछुए का एक खोल होता है, उस खोल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मतलब वो ये समझते हैं कि राजस्थान अच्छा। सिर्फ वहाँ महलों में हवेलियों में, वही मोचड़ियों में, वही थारा मारा में ही राजस्थान है। मतलब और थारा मारा से आगे राजस्थान है ही कौन ही। नहीं जी, मतलब राजस्थान तो जो मतलब एक मैं वो जो डांसर्स को देखती हूँ डांस करते हुए, जो अपनी पलकों पे ब्लेड उठाती है, मुझे कई जगह कहानियां नजर आई, कई किरदार नजर आए, जितना मैं घूमी हाँ, तो देखी। भरा पड़ा है, मुझे लगता बिल्कुल है बिल्कुल, बहुत मैं ये क्या है, बहुत है, स्कोप है काफी। वो राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान का, और जनसंख्या के हिसाब से जी भी जी। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी आप देखिए तो। और यहाँ जो सरकार भी कोई ज्यादा सहयोग कर नहीं पाती कलाकारों का या डायरेक्ट निर्माताओं का। बड़ी चीज ये है कि पहले तो एक ऐसी भाषा, यहाँ राजस्थानी की कौन सी भाषा कहेंगे, मतलब मारवाड़ या मेवाड़ में बोली जाती है वो कहेंगे, या कोटा में बोली जाती है, या अलवर की तरफ मेवात में बोली जाती है, या हमारे पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। आप किस भाषा को राजस्थानी भाषा के, ताकि एक राजस्थानी समझ में भाषा एक, जी। हाँ, मैं आप अतिशोक्ति लगेगी कहने में, लेकिन अब मारवाड़ मेवाड़ में बोले जाने वाली या लिखी जाने वाली राजस्थानी को मैं नहीं पकड़ पाता। मैं उस भाषा को समझ नहीं अच्छा। पाऊंगा जी कि हाँ, वो क्या बोल रहे हैं, उसको वो इतना हमारे भारत में पग जैन। पग पग पे बोली बदलती है। हाँ, लेकिन ये समस्या भी हो सकती है, अगर आप अच्छा कंटेंट लाएं तो भाषा समस्या आड़े नहीं आती इतनी ज्यादा। मतलब अगर अच्छा कंटेंट हो उन चीजों, और रियल में राजस्थान में जाएं, आप उन चीजों से बाहर निकलें। राजस्थान सरकार भी ये जो सब्सिडी का एक लालच दे रखा है, उसकी बजाय हर सिनेमा घर में मल्टीप्लेक्स में एक शो रख दे भाई। एक शो तो आपको राजस्थानी सिनेमा का बताना पड़ेगा, और हाँ जी, राजस्थान। रख सकते हैं बिल्कुल, सरकार को तो ये प्रयास करने ही चाहिए, क्योंकि प्रादेशिक बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदेश की जो समस्याएं हैं, सिर्फ हाँ की हाँ कहानी नहीं, एक सिनेमा बहुत सशक्त माध्यम है, जिस एक एक उस सिनेमा के माध्यम से आप बहुत सारे इश्यूज को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप दिखा सकते हैं, उनका समाधान दिखा सकते हैं। तो जरूर मुझे बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल। कि आप जैसे कथाकार और कुछ निर्देशक मिलकर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ, काफी कुछ आपकी युवा कहानियों निर्देश। की फिल्म, और कुछ कहानियों पे आपकी फिल्म बन रही है। नहीं देखो, अभी ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो जाए आगे, कुछ कहना अभी थोड़ा बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति है, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है कि कब क्या हो जाए आपके साथ में आप कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं जी इतना बिल्कुल। ये कहना चाहूंगा कि कुछ युवा डायरेक्टर आ रहे हैं, निर्देशक आ रहे हैं, जो रिस्क लेके राजस्थान से इतने लोग यहाँ शूट करने आते हैं मुंबई से। राजस्थान के लोग ही बहुत ज्यादा फाइनेंस करते हैं मुंबई में, लेकिन उसकी जी वजह आप बिल्कुल अगर वही ढूंढोगे। कि हाँ, वो कितनी बड़ी बड़ी राजस्थानी फिल्मों फिल्मों की में शूटिंग राजस्थान में हुई है। होती है, पैसा लगाती है दुनिया। मतलब राजस्थान के लोग ही उन हिंदी फिल्मों में पैसा लगाते हैं ज्यादातर। वो क्यों नहीं राजस्थान की जो बनने वाली भाषा है उस पर क्यों नहीं पैसा लगाते? उसकी वजह है कि वो रिलीज कहाँ करेंगे। मतलब हमारी ये कसाई कहाँ रिलीज होती, सिनेमा घरों में जाते तो रिलीज नहीं होती।
क्योंकि अगर आप जी, एक लेकिन शो दे दें आज ये हमें, जो प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स पे तक फ़िल्में जा रही हैं या शुमारू वहीं पे जैसे कसाई रिलीज़ हुई है, जनता तक पहुँचेगी ज़रूर। अब तो इतने माध्यम आ बिल्कुल। गए हैं तो अब शायद और कोशिश होनी चाहिए। हाँ, और कोशिश होगी, और ये जो मल्टीप्लेक्स की एक दादागिरी ये टूटेगी, ये टूट रही है जी, भाई, बिल्कुल, ठीक है आप। ओटीटी से ये एक फ़र्क पड़ेगा। हाँ, हाँ, ओटीटी से ये फर्क पड़ेगा कि आप रिलीज, मैं अपनी फिल्म को अन्य जगह भी रिलीज कर सकता हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ये एक ऑप्शन जी, डायरेक्टर के पास भी है और प्रोड्यूसर के पास भी प्रोड्यूसर है। के ये अच्छी पास चीज भी है। है। जी, हाँ, दोनों के पास ये ऑप्शन है, अगर वो अच्छी कंटेंट लेके और अच्छी तरह से सिनेमा बनाए तो उनके पास बहुत सारे कंटेंट मतलब ऑप्शन है अभी ओटीटी पर, वहाँ अपनी जी फिल्म हाँ, रिलीज कर बिल्कुल सकते हैं जो। लेखक भी काफ़ी जैसे आप हैं और भी कई लिखने वाले भी हैं, बनाने वाले भी हैं, तो हाँ, राजस्थान बिल्कुल ये में बहुत कोशिश युवा, होनी चाहिए। राजस्थान में अच्छे जो युवा पीढ़ी है बहुत अच्छा लेखन कहानियों के क्षेत्र में अभी आ रही है, और डायरेक्टर भी आ रहे हैं अभी, हमारे राम कुमार सिंह वो अच्छी कहानियां लिख रहे हैं और वो अच्छा जी, काम भी जी। कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते कि जी। एक जो थोड़ी उस चीज को थोड़ा बाहर निकले, अच्छा सिनेमा दे, मतलब आप जी, सब कहानी लोग कई मुझे कबार। लगता है क्योंकि हमारी भी पत्रिका हम भी राजस्थान में साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम सभी लोग जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, सभी को एकजुट होकर इस ओर बिल्कुल। काम करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ, हाँ, ये किसी एक का दोष नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी है सबकी, सामूहिक जी, जिम्मेदारी है ये, मतलब किसी एक का दोष नहीं है, मतलब इसमें वही लोग दोषी नहीं है जिनको हम अपन इंडिकेट कर रहे हैं, उसमें उतना ही दोष हम भी हैं और भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है सबको जो कर सकते हैं। जब पंजाबी में हो सकता है, मराठी में हो सकता है, बंगाली में हो सकता है, गुजराती में अच्छा काम हो सकता है, तो राजस्थानी में, जी, राजस्थान में अच्छा काम हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, जी। और यहाँ तो अ, रंगीलो राजस्थान है, इतने रंग है राजस्थान के कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और राज्यों के पास वो रंग भी नहीं है जो राजस्थान में जी, है। बिल्कुल। इतनी विविधता विविधता है, मतलब हर कहानियों की, जी, बिल्कुल बहुत सारी कोशिश होनी चीजों चाहिए। की। हम उम्मीद करते हैं और आपकी कहानियों पे राजस्थानी फ़िल्में आएगी आने वाले समय में। और देखिए गाँव गायब हो गए हैं फ़िल्मों से, गाजियाबाद, इंडिया के पार और उसके बाद बस कुछ गिनी-चुनी फ़िल्में। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश ममता जी ये रही कि देखो हमने जो पटाखा वहाँ माउंट आबू में जब शूट हुई तो रियल गांव में शूट हुई, मैं वहाँ था शूट पे क्लाइमेक्स में, वो रियल गांव था, बहुत अच्छा गांव था, बहुत अच्छा गांव था। उन गांव की गलियों में, उस गांव की लोकेशन पे कोई कृत्रिम सेट वहां लगाया हुआ नहीं था, मतलब ज्यादा कोई वहां सेट लगाया गया हो, मतलब बहुत नाम मात्र का अगर सेट होगा तो नाम मात्र का सेट। ये कसाई भी आप देखो, जी, हमने कोई सेट नहीं लगाया, पूरा हमारे गांव में शूट किया, पूरा गाँव रियल। में शूट हुई है। और मूसो भी, हाँ, मूसो जो अगली फिल्म है वो भी पूरा रोसी में शूट हुई, रियल लोकेशन पे, जहाँ कोई भी आप सेट नाम की कोई चीज नहीं थी कसाई में, और इसमें कोई जी, सेट नहीं था हमारा, ज़रूरी है मतलब। कि हम इन चीज़ों की तरफ मुड़ें क्योंकि अगर हम वेनिस में जाके, स्विट्ज़रलैंड में जाके शूटिंग भी कर लें, तो भी ये सत्य नहीं बदलता कि किसान आज भी है। हमारी थाली में जो अन्न आ रहा है, वो किसान ही उगा रहा है। तो ज़रूरी है कि किसान की हाँ, कहानी जिस कही आप जाए। लोग बिल्कुल जिस लोकल की आप कहानी करें, जिस गांव की आप कहानी करें, तो राजस्थान या किसी भी स्टेट में चले जाए, गांव तो कदम कदम पे बिखरे पड़े हैं। जी, आपको थोड़ी रिस्क तो उठानी पड़ेगी, जैसे विशाल जी ने उठाया कि रियल लोकेशन, रियल गांव में ही, गांव कोई कहीं का गांव हो पर रियल गांव में शूट करेंगे, तो वो रियल गांव था माउंट आबू का जहां उन्होंने शूट जी। की। और कसाई भी नंदित रियल कौश उसी उसी परिवेश में रियल गांव में शूट की, मूसो भी रियल गांव में शूट की। तो एक जो मौलिकता, जो प्रामाणिकता, और जो इसका इफेक्ट है पर्दे पर, वो अलग तरह से जाएगा, जो कृत्रिम सेट और रियलिटी जब होगी तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जी, अगर बिल्कुल बहुत असर बशर्ते आता उसको है, बना, देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ, अगर ये बहुत कुछ तो डिपेंड डायरेक्टर पे भी करता है कि वो किस तरह से उन चीजों को विजुलाइज करता है, मतलब, और किस तरह से अपनी कहानी पर्दे पे लेके जाता है। कागज से जी। पर्दे का जो सफर है, लेखक का तो कागज तक ही सफर है, लेकिन पर्दे पे लेके उसको डायरेक्टर जाता है, और किस किस अपनी दृष्टि से ले जाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता जी, जी, बिल्कुल। तो हमें और ग्रामीण अंचल की फ़िल्में देखने को मिले, हम यही चाहते हैं। आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो लोग जो कहानीकार बनना चाहते हैं या जो फ़िल्मों की भी कहानियाँ लिखना चाहते हैं?
क्या कि उन्हें संदेश देना अब चाहेंगे? अभी संदेश माही संदेश के माध्यम से मैं अभी संदेश देने लायक तो हूँ नहीं, लेकिन मैं नहीं जी, मेरा आप जो बहुत अनुभव यहाँ से प्रेरणा है काफ़ी लोगों के लिए। ज़रूर आप आपकी कहानियाँ नहीं पढ़ी नहीं हैं ममता मैंने, जी, पटरिका देखी है मैंने। हाँ मैं तो जो नए हमारे साथी हैं, जो युवा साथी हैं, उनसे अगर वो कहानियों के क्षेत्र में हैं तो दो चीजें तो आप ये मान के चलिए कि ग्लैमर के लिए, पैसे के लिए तो बिल्कुल कहानियां लिखना बंद करते हैं वो, कि इससे ग्लैमर हो जाएगा या पैसा मिल जाएगा। बशर्ते वो एक तो अपनी जिंदगी से इतने जुड़ाव उनके हों, अपनी जिस विषय पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत और अनुभव और अपना एक विजन हो, भाई मैं इसलिए कहानी लिख रहा हूँ। ये जो जी, जो और भाषा में बहुत काम करना होता है आपको, एक जीवंत भाषा आप लेके आते हैं तो वो पाठक को बांधे रखती है, पठनीयता हो उस कहानी में। फिल्मों के बारे में तो यह है कि फिल्में की कहानियां इस तरह से, अगर फिल्मों की दृष्टि से आप लिखोगे तो आपको तो बहुत ट्राई करना पड़ता है। मैंने तो कोई ट्राई नहीं की, तो मुझे तो पता ही नहीं संघर्ष किस तरह का होता है। जी। मैं तो बहुत ऐसा झूठ अभी आप झूठ नई बोलता भी कहानियाँ नहीं, लिखते मतलब हैं तो क्या ये दिमाग में रख के लिखते हैं कि अगर नई कहानी कभी नहीं लिखते नहीं हैं तो नहीं फ़िल्म नहीं बन सकती है? नहीं। नहीं नहीं हम लिटरेचर के आदमी है, तो नहीं, मैंने कभी जिंदगी में इस दृष्टि से तो कोई कहानी लिखी भी नहीं, और इस दृष्टि से कोई साहित्य की कहानी कभी लिखूंगा भी नहीं कि इस पर फिल्म बन जाए। हाँ, कोई फिल्म के लिए लिखा है तब बात अलग हो जाती है, तो कोई जी, फिल्म के जैसे लिए संवाद जानबूझ के आपने लिखा है। लिखे या हाँ, संवाद तो बहुत, संवाद तो चूंकि मैं, मेरा जो, मेरी कहानियों की ताकत भी संवाद है। आप मेरी कहानियां पढ़ेंगे तो उनमें संवाद ही कहानियों की ताकत है, बहुत जबरदस्त। जो जी, संवाद इतने जीवंत होते हैं कि वो कृत्रिम संवाद आपको लगता ही नहीं है। तो वो मैं, संवाद हो या मुझे कहेंगे कि इस कहानी को आप लिख दीजिए अपने तरह से फिल्म के लिए, तो मैं लिख दूंगा। लेकिन अगर मैं नई कहानी लिख रहा हूँ शायद के लिए, तो वो ऐसा सोच कर नहीं लिखूंगा कि इस पर इस पे डायरेक्टर की फ़िल्म या बने। जी, निर्माता की नजर बिल्कुल पड़े। अपनी मौलिकता हाँ बरकरार रखते हुए ऐसे लिखना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि आपका अंत में साहित्य जीवित रखेगा आपको, सिनेमा भी जीवित रखेगा, साहित्य भी आपको जीवित रखेगा। सिनेमा की अप्रोच नहीं ज्यादा जी, लोगों बिल्कुल तक है। जब एक उत्कृष्ट साहित्य और सिनेमा का मिलन होता है, जैसे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा, गाइड जो एक महान फ़िल्म है, हाँ उपन्यास पर आधारित है। ब्रह्मचान हमने इस कार्यक्रम में बात की थी, फिर एक बहुत पुराना उपन्यास। तो जब भी साहित्य और सिनेमा, अच्छा साहित्य अगर अच्छे समाज से मिले, बहुत अच्छा उसका परिणाम बाहर आता है, बहुत अच्छी फ़िल्म बनकर आती है। और बहुत ज़रूरी है कि साहित्यकार भी इस लाइन में जाएँ, क्योंकि फ़िल्मों की बिल्कुल जो बिल्कुल। गुणवत्ता है गिरती जा रही है, कहीं कुछ चीज़ों में। मैं तो मेरी तो इच्छा है कि जितना हो सके साहित्यकारों की जी, जितनी कहानियों पे, कृतियों पे फिल्म बनेंगी, तो एक उसके दो फायदा, उसको सबसे ज्यादा फायदा सिनेमा को तो होगा ही होगा, लेकिन जी, साहित्य हिंदी और किसी भी भाषा का साहित्य हो, उसको ज्यादा फायदा होता है कि वो लोग में एक प्रवृत्ति पैदा होती है पढ़ने की। अगर किसी जी, मान लो बिज्जी की कहानी पे, बिज्जी की कहानी पे फिल्म बन रही है, तो हम बिज्जी का शायद खंगालेंगे, यार बिज्जी की और कहानियां पढ़ने की उत्सुकता होगी हम, या उनका हम जी, बिज्जी को पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। और मतलब किसी और की भी बनती है, रेणु की कहानी पर तीसरी कसम मार दी गई कुलफाम, तो लोगों ने रेणु को ढूंढ विश्वनाथ ढूंढ रेणु के की पढ़ा। पढ़ा, जी, बिल्कुल। हाँ, और मान लो मैं तो मेरी बात करूं तो मैंने तो इतना ज्यादा काम किया भी नहीं फिल्मों में, लेकिन मुझे दोबारा से लोगों ने पढ़ा, कहा यार इसको, इनको पढ़ना चाहिए। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते थे उन्होंने पढ़ा। बाकी पाठक जी, वर्ग एक एक नई है, पहचान आपका मिली, हर आप नए लेखक का अपने लोगों तक पाठक। पहुँचते हो, आप काफ़ी लोगों तक पहुँच जाती है आपकी हाँ बात। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फायदा तो लेखक को होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो लेखक के जरिए साहित्य को जो फायदा होता है, सिनेमा बनता है तो साहित्य घर घर पहुंचने में मदद मिलती है। सबसे बड़ा फायदा जी, लेखक को होता है और साहित्य जी, बिल्कुल बहुत ही उम्दा और बहुत ही जानकारी भरा रहा आपके साथ ये संवाद, और मुझे यकीन है हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर कुछ सीखेंगे। इस हद तक संवाद हुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया चरण सिंह पथिक एक बार पुनः आपका माही सिनेमा संदेश में जुड़ने के लिए। हाँ। धन्यवाद। अरे जी, आपका और माई संदेश का, इन सबका शुक्रिया। और जो दर्शक जुड़ पाए, देख पाए, सुन पाए, उनका भी बहुत बहुत आभार और शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ की कहानी एक
बहुत ही महत्वपूर्ण नींव ही है फ़िल्मों की और कहानीकार की आज हमने बातें सुनी, ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ, बहुत ही सशक्त महिला किरदार, गाँव की वो जैसे कहते हैं गाँव की चारदीवारी में रहते हुए भी गाँव उन घरों में सब कुछ उनका ही होता है। ऐसी कहानियों की बहुत ज़रूरत है हमारे सिनेमा को। जो सार्थकता हम हमारे सिनेमा में ढूँढते हैं, उसके लिए ऐसी कहानी और ऐसे कहानीकारों की ज़रूरत है। आशा करती हूँ आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप इसे साझा करिए, शेयर ज़रूर करिए। आप सभी लोग ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आप ज़रूर इसे शेयर करिए। आप सिनेमा के क्षेत्र में कोई भी सार्थक काम कर रहे हैं, माही संदेश सिनेमा संदेश के इस मंच पे आपका स्वागत है।